नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में ये क्या हुआ? अचानक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचते हैं और इस्तीफा दे देते हैं और फिर अचानक एक नया नाम आता है, नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे अब से 5 महीने पहले और 5 महीने के बाद ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। नाम अनाउंस हो चुका है और जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, ये तय हो चुका है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, अगले अगले मुख्यमंत्री होंगे, यानी इसके बाद खट्टर साहब के बाद ये तय हो चुका है। हरियाणा की सत्ता के ऐवान में ये तय हो चुका है कि नायब सिंह सैनी अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव में अभी कुछ ही वक्त बाकी रह गया है और ऐसे में मनोहर लाल खट्टर को हटाना या उनसे इस्तीफा लेना, क्योंकि बीजेपी में एक परंपरा है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि कैडर बेस्ड पार्टी है और अगर किसी का इस्तीफा होना होता है, किसी का इस्तीफा मांगना होता है या वो खुद इस्तीफा दे, तो उसके लिए कोई ढोल नहीं पीटा जाता। जैसा कि कांग्रेस में होता है ना, 4 दिन पहले से खबरें चलने लगती है कि फलाने पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं, फलाने मंत्री बन रहे हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी और ये खास तौर पर जो इस वक्त बीजेपी का जो आलाकमान है, वो जिस प्रकार काम कर रहा है, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा वगैरह, ये बड़े खामोशी से तय करते हैं चीज़ों को और जब चीज़ सामने आ जाती है और मीडिया वालों को रातों-रात हवा नहीं लगती। मीडिया वाले कयास लगाते रह जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि कोई दूसरा ही नाम आ गया। इस प्रकार के प्रयोग हमने उत्तराखंड में भी देखे और कई दूसरे प्रदेशों में भी देखे, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। अब खट्टर साहब 9 साल से मुख्यमंत्री थे, तो एक होता है कि एंटी इनकम्बेंसी का भाव भी आता है पब्लिक के बीच में और ये भी है, सुना जा रहा है कि खट्टर साहब को अब लोकसभा में अब उनको वो एक सांसद बनेंगे। लोकसभा से लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, फिर सांसद बनेंगे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। और सैनी समुदाय के यानी कि ओबीसी समुदाय, यानी अभी तक एक परंपरा थी हरियाणा में कि जो पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, वो गैर जाट होगा और जो पार्टी का अध्यक्ष होगा, वो जाट समुदाय से होगा। लेकिन 2000 मतलब अब से 5 महीने पहले पार्टी ने यानी पार्टी ने नायब सिंह सैनी को ये जिम्मेदारी दी, पार्टी अध्यक्ष की, तो वो एक ओबीसी समुदाय से आते हैं। अब जाहिर बात है कि उनका मुख्यमंत्री बनना भी कहीं न कहीं वोटों के समीकरण को साधना है। जातिगत समीकरणों का भी ख्याल रखते हुए ये इतना बड़ा स्टेप लिया गया है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर एक अलोकप्रिय मुख्यमंत्री हो गए। अब लोग यही तो कह रहे हैं कि जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, पहलवानों का आंदोलन हुआ, तो उसमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा। मतलब खासकर जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, उसमें ऐसा नहीं लगा कि खट्टर साहब ने जिस प्रकार सख्ती की और किसानों को रोका, उसकी तो तारीफ होनी चाहिए, तो फिर उनका इस्तीफा क्यों लिया गया? तो इसकी एक मूल वजह अब सामने आई है और वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसकी मूल वजह जो है वो ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपने इंटरनल सर्वे करवाती है और बीजेपी ज़ाहिर है क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो वो भी अपना सर्वे कराती है। तो बीजेपी ने जो अब तक सर्वे कराए हैं हरियाणा में, उसमें ये पाया है कि जाट समुदाय और मुसलमान तो खैर बीजेपी को वोट कम ही देता है, बल्कि न के बराबर देता है। वो जो एक आध परसेंट देते हैं, उसको उतना काउंट नहीं किया जाता क्योंकि ये कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। हालाँकि इस बीच थोड़ा बदलाव आया है। लेकिन हरियाणा में जो मुस्लिम और जाट का जो कॉम्बिनेशन था, उसमें ये पाया गया कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते और अ, और हुआ क्या कि और जाट भी बीजेपी से क्योंकि नाराज़ हैं, ऐसा सुना जा रहा था। उसकी वजह ये है कि एक तो इनका गठबंधन था जननायक जनता पार्टी से, जो जेजेपी है, जेजेपी दुष्यंत चौटाला जिसके अध्यक्ष हैं। तो जननायक जनता पार्टी से बीजेपी की पट नहीं रही थी, कई कैंडिडेट को लेकर। मतलब जो एक होता है ना
टिकट देना और इस तरह का जो फॉर्मूला, इस पर ये तय नहीं हो पा रहा था। तो वो एक जाट बेस्ड पार्टी है। जननायक जनता पार्टी जाटों की पार्टी है। और क्योंकि जननायक जनता पार्टी से बीजेपी का गठबंधन था, ठीक है? इसलिए क्योंकि जाट समुदाय, जो सर्वे में बात सामने आई है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो सर्वे में बात सामने आई उसमें ये पता चला कि जाट समुदाय बीजेपी से खफा है। तो बीजेपी ने सोचा कि अगर हम किसी जाट पार्टी से ही अपना अलायंस बनाकर रखते हैं, तो फिर और नुकसान होगा हमको, क्योंकि जननायक जनता पार्टी तो जाटों की पार्टी है, तो हमको नुकसान होगा। इधर क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट देता नहीं है, कम देता है, ना के बराबर समझ लीजिए, तो वो एक नुकसान और है। ऐसे में बीजेपी ने के आलाकमान ने ये सोचा कि हम हरियाणा में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब जो स्थिति है उसमें ये है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। इसलिए ये जो सारा हुआ, जैसे ये सारा जो खेल हुआ, जिसमें लोगों को बड़ी हैरानी है कि भाई ये अचानक क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है और इसमें कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी को जिस प्रकार से 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, तो बीजेपी को अगर सर्वे में कम सीटें दिखा रहा है तो उसकी भरपाई तो करनी है ना। वो यानी 8 सीटें दिखा रहा है तो उसको 10 करना है, क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य है एनडीए 400 पार, जैसा वो पार्लियामेंट में कह चुके हैं आप लोकसभा में, और बीजेपी को 370 सीटें। तो अगर इस प्रकार सीटें कम होंगी तो बीजेपी को नुकसान होगा। लिहाजा जननायक जनता पार्टी से ये अलायंस बीजेपी को तोड़ना पड़ा, क्योंकि जाटों के प्रति, जाटों की नाराजगी थी बीजेपी के प्रति। अब क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और उसने ओबीसी के को ये ओबीसी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया है। अभी 5 बजे उनका शपथ ग्रहण, 4:30-5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो उस शपथ समारोह तो हो जाएगा, मैं तो उससे पहले का जो एनालिसिस है वो आपको दे रहा हूँ, वो तो होता रहेगा। लेकिन इस चीज को समझिए जरा कि मनोहर लाल खट्टर ने जो इस्तीफा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अलोकप्रिय हो गए। और दूसरी बात ये है कि जिन नायब सैनी को उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए बनाया है, वो असल में खट्टर साहब की सिफारिश पर ही है। जो नायब सैनी हैं वो मनोहर लाल खट्टर के बेहद बेहद करीब माने जाते हैं। तो कोई ऐसा कच्चा गेम नहीं खेला गया है। इसमें पूरी तरह से जो जातिगत समीकरण है उनको भी साधने की कोशिश की गई है, ताकि हरियाणा की जो दसों 10 पूरी जो 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं उस पर बीजेपी कब्जा जमा सके, बस इतनी सी बात है। और शपथ ग्रहण होगा वो तो एक अलग वो है। बहरहाल इसमें खट्टर को कोई नाराज नहीं किया गया है। खट्टर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है उस पर कोई शक नहीं किया गया है। ये बीजेपी का एक तरीका है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो कि कुछ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2023 में जो पहलवानों का जो आंदोलन हुआ था, उसमें पहलवान धरने पर बैठ गए थे दिल्ली में, उसको लेकर भी खट्टर सरकार से थोड़ा बहुत नाराजगी थी। हाँ, उसमें ये था कि पार्टी के कुछ प्रदेश स्तर के नेता, थोड़ा मतभेद थे उनके। और जैसे कि इसमें है कि 2023 में पहलवानों की नाराजगी ने भी हरियाणा की राजनीति को काफी प्रभावित किया। और ऐसे में बीजेपी की नजर अब नॉन जाट वोटों पर है। ये बात सही है। इसीलिए नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ताकि वो जो ओबीसी वोटर हैं, गैर जाट वोटर, उनको अपने पाले में ला सकें। तो 25% आबादी है जाट समुदाय की हरियाणा में, और ये किंग मेकर की भूमिका निभाता है। बीजेपी को लेकर कांग्रेस तक जाट समाज को साधने की कसर नहीं छोड़ते। और हरियाणा सरकार के अगर आंकड़े देखे जाएं तो राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी 31% है और अनुसूचित जाति की संख्या 21% है। मतलब 21% वहां पर अनुसूचित जाति के वोटर हैं। तो सीधे सीधे ये वोटरों को साधने का एक तरीका है। और ये सीटों के बंटवारे को लेकर भी कुछ ऐसी बातें थी जेजेपी के साथ, इसकी वजह से भी गठबंधन टूटा है। और मैं आपको बता दूं कि ये काफी लंबे समय से जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के अंदर ये तनातनी चल रही थी, रस्साकशी चल रही थी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो बीजेपी को भी इसमें नुकसान कम होने की संभावना है। दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।